नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, यूजीसी को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ। आपने भी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, न सिर्फ सड़क पर बल्कि कोर्ट के अंदर भी। कैसे इसे देखते हैं सर आप? देखिए, यूजीसी का ये विषय देश से जुड़ा हुआ, छात्रों से, छात्राओं से, बच्चों के भविष्य से, जिन्हें हम कहते हैं हमारा सब कुछ बच्चे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला था। और एक तरफ हमारी देश की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ में 70 करोड़ लोगों को एक साथ नहलाया, बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के, गोरे के, काले के, गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, अटक, कटक, खाड़ी, पहाड़ी से सबको एक साथ। एक तरफ हमारे देश के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। कितना अच्छा लगता है। और उसके बाद सरकारी एक गजट आता है 13 जनवरी को यूजीसी का, जो हमें बांटने की बात करता है, जो हमें विभाजन की बात करता है, जो ऐसी अवधारणा लाता है जैसे हमारे यहाँ छात्र, अब यूनिवर्सिटी एक, गवर्नर एक, चेयरपर्सन एक, चेयरमैन एक, प्रोफेसर एक, लेक्चरर एक, हॉस्टल एक, कैंटीन एक, कैफेटेरिया एक, लॉन एक, टेरेस एक, क्लासरूम एक, लेबोरेटरी एक। फिर कहाँ से आ गया जातिगत बंटवारा? क्यों होने लगा जातिगत भेदभाव? इससे हमारी ब्रेन ड्रेन होती। इसलिए हमने इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद और महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि रात को सो नहीं पाए। उनके कई कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा ये गलत है और मैंने उस लड़ाई को लड़ा। हमें फक्र है अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ट्रिपल बेंच ने उसको गंभीरता से सुनकर स्टे लगा, पहले ही दिन स्टे लगा दिया और याचिका पर, जिससे कि हमारे देश में छात्र छात्राओं पर आंदोलन होता, मूवमेंट होती। कहीं 1 मार्च हो रही थी, कहीं 18 फरवरी होती, कहीं 8 मार्च हो रही थी, झूठे मुकदमे दर्ज होते। तो वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से ऐसा हो और हमारे देश में छात्र छात्राओं का ब्रेन ड्रेन भी ना हो। विदेशों में पढ़ने जाते, ब्रेन ड्रेन होता तो इकोनॉमी ड्रेन होता है माता पिता का। माता पिता का पैसा विदेशों में लगता है और जब बच्चा विदेशों में पढ़ेगा जाके, तो पढ़ेगा, बढ़ेगा वहीं, फिर वहीं शादी करेगा, वहीं नौकरी करेगा, वहीं बच्चे होंगे उसके, फिर माता पिता यहाँ कहाँ रहेंगे? वृद्धाश्रम में रह जाएंगे। तो इस तरह से शिक्षा का मतलब शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। हो क्या गया यूजीसी में? शिक्षार्थ आए तो जरूर कॉलेज में, लेकिन पुलिसार्थ, एफआईआर, मुकदमार्थ, चार्जशीटार्थ, बेलार्थ, हाई कोर्ट में क्वैशार्थ, यहाँ जाने के लिए बना दिए बच्चे। ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं था। कितना बड़ा शोषण होता हमारे बेटों का। क्या सवर्ण नरसंहार की तरह हम जा रहे हैं कि हम सवर्ण का नरसंहार होने दें? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इसमें जन्म लेना है तो ब्रह्मा जी की गलती है ना, किसको किस में भेज देते हैं? इसको हम लोग क्यों सजा भुगतेंगे? हमारे बच्चे क्यों सजा भुगतें? तो ये जो भावना थी वो बिल्कुल गलत थी। और आर्टिकल 14, 15, 16, 20, 21 जो हमारे अधिकार हैं, भारत संविधान कहता है, उनका भी वायलेशन हो रहा था पूर्ण तरह से। कि प्रोफेसर, लेक्चरर जो हमारे पढ़ा रहे थे, उन पर क्या बना दिया गया कि वो एफिडेविट देंगे कि छात्र छात्राओं को पढ़ाते समय ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। क्या मतलब? क्या 78 साल की आजादी के बाद हमारे प्रोफेसर, लेक्चरर ऐसा कुछ कर रहे थे? इसका मतलब वो दोषी थे, अपराधी थे? किस तरह का माहौल? अरे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये हमारी परिकल्पना रही है, ये हमारी सोच रही है और हमें इस परिकल्पना पर चलना है, इस सोच पर चलना है। और इस तरह से ऐसे करके हमें देश में जातिगत बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसको मंडल कमीशन 2 की तरह माना गया। जिस तरह से हमारे बेटे बेटियां, भाई उनको पहली बात शिक्षार्थ जाने लगे, अब उनको उससे रोका जाएगा, उनमें डर पैदा किया जाएगा, उनमें भय पैदा किया जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकारें कहती, हमारी सरकार खुद जो हमने बनाई है, वो हमारी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ कहाँ विकास, कहाँ विश्वास, कहाँ न्याय, कहाँ? ये गलत है। वसुधैव कुटुंबकम हम केवल बोलते हैं क्या, केवल लिखते हैं क्या अपने जीवन में नहीं अपना सकते? हम अपने जीवन में अपनाते हैं, अपनाना चाहिए। और यही हमारी सरकार से अनुरोध है कि यूनिवर्सिटीकरण कमीशन से भी अनुरोध है, हमारी भारत सरकार से अनुरोध है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं रहा होगा
किसी हमारे मंत्री जी का इरादा नहीं रहा होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का इरादा। इसलिए यूजीसी ने गजट लगा के किसी न किसी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो इस अधिकारी उन अधिकारी ने ऐसा बना के समाज को बांटने के लिए बना दिया। उनकी जरूर सरकार के खिलाफ मंशा रही होगी, वो जरूर आस्तीन के सांप रहे होंगे जिन्होंने हमारी सरकार को बदनाम करने का कोई भी कानून बनता है तो सर उसमें ऐसा थोड़ी ना होता है कि अधिकारी ने बना दिया तो बन गया। नहीं, उसमें एक था, इसमें यूजीसी से गजट बना दिया इन्होंने। ना संसद में चर्चा हुई, ना लोकसभा में चर्चा हुई, ना विधानसभा में चर्चा हुई, ना महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पहुंची। आप तो देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है और सब लोग देखते हैं, बौद्धिक चर्चा के लिए देखते हैं। कभी आपने अपने जीवन काल में, अपनी पत्रकारिता के इतने लंबे वर्षों में कहीं आपने यूजीसी पर कोई चर्चा की थी? यूजीसी आने से पहले कहीं किसी डिबेट में, किसी पैनलिस्ट ने, कहीं कभी खबरों में, कभी किसी दलगत मतलब जो जातिगत राजनीति करते हैं उन्होंने भी तो ऐसा नहीं किया, उनको भी तो ऐसा नहीं कभी मिला, कभी नहीं मिला। और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या हम लोग कभी हॉस्टल में ऐसा फीलिंग आई, क्या कैसा वातावरण है? बहन मायावती जी हैं, जातिगत राजनीति करती हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, LLB हैं, लॉ ग्रेजुएट है। क्या उनके साथ कभी छात्र जीवन में, छात्रा के जीवन में कभी उनके साथ भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। जो जातिगत राजनीति करते हैं उनके साथ तक ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और रोल बैक होना चाहिए। और हमारे देश के लोग चाहते हैं, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग चाहते हैं। इस्लामिक की बात करूं, पठान समुदाय, हमारा पठान समुदाय, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें इसे याचिका में रखिए, हम भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। कहां तो देश में हिंदू मुस्लिम की बात चल जाती है, लेकिन मुस्लिम वर्ग भी चाहता है, आज इस देश का मुस्लिम जो सवर्ण में आता है वो भी चाहता है यूजीसी रोल बैक हो। उनका कहना है कि मुश्किल से मोदी जी के शासनकाल में हमारे बच्चे पढ़ना शुरू हुए, बढ़ना शुरू हुए, लड़कियां जुडिशियल ऑफिसर्स, पत्रकारिता के क्षेत्र, IT के क्षेत्र, एयर सर्विस के क्षेत्र में जाना शुरू हुए। और उसके बाद अगर ऐसा होने लगता है, सोचिए आप, इस्लाम, मुस्लिम वर्ग के लोग, धर्म के लोग मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोग भी यूजीसी के खिलाफ हैं, यूजीसी को रोल बैक कराना चाहते हैं। अब कह रहे हैं मोदी जी की मंशा ऐसी नहीं रही होगी, कैसी रही होगी? सरकार की मंशा कैसी रही होगी? अगर यूजीसी को लेके आए हैं तो ये किस मंशा के साथ लेके आए हैं, क्या सोच के साथ लेके आए हैं, क्या चाहती है सरकार? क्या सवर्णों का प्रतिशत कम है, इस वजह से इस तरह की चीजें लेके आई जा रही है? नहीं, सवर्णों का प्रतिशत कम कैसे हो सकता है? इस देश में सवर्ण अगर राजपूत की बात करें तो धड़ उनके कट गए, लेकिन वो लड़ते रहे देश के लिए। 750 रियासतें अपने राज दे दिए, हजारों एकड़, करोड़ों, लाखों एकड़ जमीन दे दी, हजारों लाखों किले दे दिए, महल दे दिए। आज कितने जिलाधिकारी के कार्यालय हैं, एसपी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यालय हैं, SDM हैं, ADM के ऑफिसेस हैं, तहसीलें हैं, जेलें चल रही हैं, जो हमारे समाज के लोगों ने दिए हैं। ब्राह्मण समाज खुद राजा नहीं बना, लेकिन उसने राजा बनाए। चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाले चाणक्य थे, निश्चित तौर पर। प्रभु श्री राम को राजा बनाने वाले महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान को राजा बनाने वाला ब्राह्मण था हमारे देश में। और भारतीय जनता पार्टी जो आज तीसरी बार सत्ता में लगातार है मोदी जी के नेतृत्व में, उनके भी जनक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी, जो देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज करे। तो आप कैसे भुला सकते हैं? क्या उनका अपराध हो गया? क्या वैश्य समाज, क्या भामाशाह समाज, क्या कोरोना काल में हमारे वैश्य समाज ने अन्न के भंडार नहीं खोल दिए? कोई इस देश में कोरोना से बेशक मरा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अपने अग्रसेन समाज और वैश्य समाज की वजह से कोई भूख से नहीं मरा। एक्स्ट्रा अनाज, एक्स्ट्रा राशन, एक्स्ट्रा चावल, एक्स्ट्रा दाल, एक्स्ट्रा मसाले लोगों के घरों में भरे रहे और लोग कोई कभी भूख से नहीं मरा। हमारा देश जैसा लोगों ने खोल दिए, NGOs ने खोल दिए, सड़कों पे खाना बांटा जा रहा था। जब आपने देखा महाराष्ट्र से लोग बिहार जा रहे थे, पंजाब से लोग बिहार जा रहे थे, रास्ते में लोग खाना बांट रहे, चलने के साधन नहीं थे, इलेक्ट्रिक साइकिल से जा रहे थे, रिक्शे से जा रहे थे, रेडी से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, लेकिन वो साधन कोई नहीं दे सकता था। लेकिन भोजन की कमी, पानी की कमी, दूध की कमी किसी को नहीं होने दी। यह आवश्यकता थी। यह हमारे समाज में क्या, कोविड वैक्सीन की बातें हुई, एम्बुलेंस कम पड़ गई, दवाएं कम पड़ गई, अस्पताल कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई कोरोना काल में, लेकिन वैश्य समाज ने, हमारे बनिया समाज ने कभी किसी को भूखे नहीं मरने दिया। आज आप इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर देख रहे हैं, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर हो, चाहे और भी हैं, कृष्ण जन्मभूमि और कृष्ण जी के मंदिर, वाराणसी के मंदिर, सब जगह हमारे
वैश्य समाज ने खुले दिल से दान देने का काम किया। हर व्यक्ति हमारे देश का बनिया समाज भामाशाह की तरह दानी भी है, दानदाता भी है, धर्म अर्थ के काम में भी लगाता है। और अपने आप खाटू श्याम का मंदिर देखिए, खाटू श्याम जी की देखिए, बालाजी का मंदिर देखिए, तिरुपति बालाजी का मंदिर देखिए, चारों धामों की बात करिए, उज्जैन महाकाल की देखिए, ओंकारेश्वर महादेव की बात करिए, कहीं की आप बात करिए, हमारा बनिया समाज सबके लिए करता। तो क्या उस बनिया समाज का होना गुनाह हो गया? यूजीसी में ऐसा लगा बनिया समाज के बच्चों को, ब्राह्मण समाज के बच्चों को, क्षत्रिय समाज के बच्चों को, कि हमने गुनाह कर दिया इस समाज में पैदा होकर। ब्रह्मा जी पर केस डालना चाहिए कि ब्रह्मा जी क्यों करते हैं? हम तो कहते हैं जातिगत खत्म कर दीजिए। आप हिंदुस्तानी रखिए, इंडियन रखिए, भारतीय रखिए। भारतीय जाति है, बस विदेशी जाति होती है। पॉसिबल है क्या सर ऐसा? नहीं, पॉसिबल तो होना चाहिए, करना चाहिए। अगर आप बड़े स्तर पर देखते हैं, अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय को यथार्थ में उतारना चाहते हैं, अगर आप वसुधैव कुटुंबकम को और भारतीय के नारा जो वसुधैव कुटुंबकम था और उसके बाद में G20 का जब नारा आया तो उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का हमारी सरकार ने दिया, मोदी जी ने नारा दिया, तो उसको लागू करना पड़ेगा। अब एक तरफ तो बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई, तो बेटी बचाई, पेट में बचाई, फिर बेटी बढ़ाई, फिर बेटी जब पढ़ने गई तब यूजीसी का डंडा लगा दिया गया। एक तरफ 32% आरक्षण हमारे देश की महिलाओं को देने की बात करते, बहुत अच्छा लगता है कि हर तीसरी महिला, बात ही तो होती है सर, हर तीसरी महिला सांसद होगी। बड़े गर्व से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ महिला आरक्षण की बात की गई। हर तीसरी महिला लोकसभा में सदस्य होगी, हर तीसरी महिला राज्यसभा में सदस्य होगी, हर तीसरी महिला विधानसभा में सदस्य होगी, हर तीसरी महिला विधान परिषद में सदस्य होगी। तो एक तरफ तो हमने बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई, और एक तरफ हम यूजीसी लाकर उन पर डंडा लगाना चाहते हैं, कोड़ा लगाना चाहते हैं, चाबुक लगाना चाहते हैं, तलवार लगाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है, किसी तरह से भी उचित नहीं। इसलिए यूजीसी को हर हालत में रोल बैक करना चाहिए। और यूजीसी का विरोध ओबीसी भी कर रहा है, एससी भी कर रहा है, एसटी भी कर रहा है। संसद में बैठे हुए लोग क्यों नहीं कर रहे? संसद में बैठे हुए लोगों की पार्टी से प्रतिबद्धताएं होंगी, उन्हें आगे आने वाले समय के लिए टिकट की बात होगी। लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं, कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं वो लगातार कर रहे हैं, इससे हमें भेद पैदा होगा। मोटरसाइकिल पे एक साथ जा रहे हैं, गाड़ी पे एक साथ जा रहे हैं, कॉरिडोर में एक जा रहे हैं, बस पे एक जा रहे हैं, ट्रेन पे एक साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक जा रहे हैं, कैंटीन में एक साथ खा रहे हैं, कैफेटेरिया में एक साथ चाय पी रहे हैं, एक साथ लाइब्रेरी में बैठे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, एक कुर्सी बेंच में बैठे हैं। लेकिन उनमें जातिगत भेदभाव पैदा किया जा रहा है, वो मंडल कमीशन 2 की तरह फैलाया जा रहा है। ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति में नहीं है। प्रभु श्री राम ने जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, उन्होंने सबरी माता के जूठे बेर क्यों खाए थे? पेट भरने के लिए नहीं खाए थे। उन्होंने स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे बेर, कि मुझे स्वाद चख लूं, कैसे हैं, खट्टे या मीठे हैं, या पेट भर जाएगा। बिल्कुल नहीं। प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जूठे बेर इसलिए खाए थे कि उनके देश में समरसता रहे। कोई ये न कहे कि सबरी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्यों है? क्योंकि जिससे हमारा समाज दुनिया में देश कह सके, हमारे यहाँ आदिवासी समाज की महिला देश की प्रथम राष्ट्रपति भी होती है। रामनाथ कोविंद जी रहे, देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे। हमारे सामने कोई ये ना कह सके कि हमारा दलित समाज आज भी दबा है, कुचला है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, पीड़ित है, परेशान है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, जो कि सर्वोच्च पद होता है देश का, प्रथम नागरिक होते हैं, रामनाथ कोविंद जी ने रहकर कर वो सिद्ध किया। हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, किसी को फर्क नहीं। हम नहीं मानते ऐसे संवैधानिक पद पर कोई जाति भी होता है, कोई क्षेत्र भी होता है, कोई धर्म भी होता है, कोई संप्रदाय होता है। लेकिन हमने करके दिखाया कि हमारी सामाजिक एकता, अखंडता अमूल्य है, निष्कटंक है, अटूट है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। नहीं हो सकता ऐसा, हमने वो करके दिखाया है। लेकिन उसके बाद यूजीसी हमें तोड़ने पर मजबूर कर रही है। यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है क्या? एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूजीसी की आप बात कर रहे हैं, यूजीसी लेके आई जा रही है। तो मतलब क्या कथनी और करनी में अंतर है? देखिए, मैं नहीं मानता खैर कथनी और करनी में अंतर, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कई बार आस्तीन के सांप होते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। वो लोग जरूर हैं। वो कहते हैं ना, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी। भाई समण समाज कहने लगा कि हमने तो साहब चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें यूजीसी के द्वारा शाह काली रातों के सिवा कुछ न मिला, स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। तो इसका तो अर्थ कहाँ जाता है? ये तो नहीं, वो इसका अर्थ फिर ये गया कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं।
जो हमें दिख रही है, एलईडी लाइट रोशन, हाईवे दिख रहा है, एक्सप्रेस वे दिख रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, आईआईटी कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, सब कुछ खोला। तो हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। वहीं दूसरी तरफ ये भी है, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के जो सरकार की तरक्की है अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। यूजीसी की वजह से लोगों के जहनों में अंधेरे आए, सड़कों पर उजाले आए। हम सड़कों पर भी उजाले चाहते हैं, लेकिन जहनों में भी उजाले चाहते हैं, जहनों में भी रोशनी चाहते हैं, जहनों में भी जीवंतता ज्वलंतता चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका AP सिंह जी हमारे साथ यूजीसी पर बात करने के लिए। बहुत बहुत